बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ का टेबल है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के जो मेथड हैं, एक तो इसमें सिंपल इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली जो लॉग टेबल होता है उसके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का टेबल दिया होता है, लेकिन वहाँ पे जो टेबल्स की वैल्यू है उससे वो सिर्फ 90 तक दी होती हैं, ठीक है ना, 0 से 90 तक दी होती हैं। तो एक ये तरीका होता है। और तीसरा मेथड होता है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर जो सिंपल वाला वो नहीं, साइंटिफिक का जो कैलकुलेटर होता है जिसके अंदर ES होता है ना, उसके अंदर फ्रैक्शन भी होती है, वो वाला वो कैलकुलेटर आप लोगों ने 9 में लाजमी तौर पे वो आपको ले लेना चाहिए। उससे बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे ना इजी हो जाते हैं। हालांकि आम कैलकुलेटर और उस कैलकुलेटर की जो प्राइस का डिफरेंस है वो सिर्फ 500-600 रुपये ही है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा करता है और हमारा टाइम बचाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको जो मैनुअली जो हम वैसे इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं वो इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने का मुख्तलिफ इसका जो मेथड है वो बताऊँगा। और इसका जो एक और मेथड है, एक यहाँ पे जो मैं बताऊँगा वो भी है, एक इसका मेथड होता है वो फिंगर्स के साथ भी होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लोगों ने देखना है। दोनों मेथड आसान है, मुख्तलिफ टीचर्स की वैल्यूज़ मुख्तलिफ अंदाज से फाइंड करते हैं, तो सारे ही अंदाज अपनी अपनी जगह पे ठीक है, आसान है। बस आप कोशिश करें कि आप लोगों ने सीखना है। अब देखें कि जब जैसा कि इसकी वैल्यूज़ का जो एक ईजी ट्रिक ये होता है, इसमें सबसे पहले आप इसको 0 लिख लें, इसका, ठीक है ना, 0 1 2 3 एंड 4। पहले हम 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ है ना ये मालूम करेंगे, और इसमें इन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट डालते जाएं। ये हो गया। अब इसका एक और तरीका भी बता दूँ। कुछ तो इसको ना इन सब को डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो फिर सब का स्क्वायर रूट किया जाता है। लेकिन वो 4 करने की बजाय अगर हम ऐसे ही 2 करते जाएं, सब को डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे लिए एक आसान तरीका हो जाता है। ये जो 2 है ये फ्रैक्शन से बाहर है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें जो 0 का, अब इसको सॉल्व करना है कि जहाँ तक ये सॉल्व होंगे उनको हमें सॉल्व कर लेना है, और जो सॉल्व नहीं होंगे उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये 0 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर होता है 0, इसकी वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब जो 2 स्क्वायर रूट या 2√/2 है, इसको इसी फॉर्म में रहने दें तो भी ठीक है, लेकिन जो बुक में जो लिखा जाता है या इसका जो यूज़ होता है ना वो इस फॉर्म में होता है कि जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट की होती है ना, जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट की होती है, जैसे ये है, इसको हम बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के साथ भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही कह लें कि हम इसको 2 स्क्वायर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और इसका यानी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को कट जाता है, बाकी ये 2 ही बचता है। यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। जब इस शक्ल में हम इसको लिख लेंगे तो एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/2 √ तो ये उस वक्त ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है कि जब दोनों में सेम वैल्यू हो और एक में स्क्वायर रूट हो और एक बगैर जो है ना बगैर स्क्वायर रूट के हो, तो उस वक्त हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अब हम इन वैल्यूज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इन वैल्यू को जैसे मैंने अभी सॉल्व किया 2√, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 का जो स्क्वायर रूट है ये सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये ऐसे ही है। और अब इसमें देखें जो 4 का स्क्वायर रूट होता है ये 2 होता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जब बन जाता है 2/2, तो जब 2 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1, ठीक हो गया। अब इसकी देखें क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं ज़रा इनको क्लियर करके लिख देता हूँ। इस वाले पार्ट की वैल्यू ये वाली है, इसको मैं ज़रा लहरा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। और इस वाले जो 30 जो डिग्री साइन की वैल्यू है वो ये वाली है, ये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ये वाली है, ये, इसकी यही है, और इसकी वैल्यू ये 1 है। अब बारी आ जाती है कॉज की। तो कॉज में जैसे इनकी ये नंबर 1 पे है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे है, इनके तरतीब को हमने उल्टा देना है।
जो एंड पे वैल्यू होगी उसको शुरू में ले आएँ, फिर इस तरह करके इनको इस तरह करके कर देंगे। ये एंड पे ये 1 है, ये बॉक्स मैंने बना दिया, आप इसको स्क्वायर रूट ना समझना, ये 1 है, ये 1 इधर आ जाएगा, यानी कि जो एंड वाली वैल्यू पहले, फिर उससे बाद वाली 3√2, फिर उससे पहले 1/2√, यानी कि 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी वही होती है, कॉस की वैल्यू भी वही होती है। उसके बाद ये 1/2 और उसके बाद ये 0। अब देखें जो नंबर 1 पे थी वो 5th पे चली गई, ऐसे 1 2 3 4 5 थी ना, अब 5 वाली पहले आ गई, फिर 4 वाली आ गई, फिर 3 वाली आ गई, फिर 2 नंबर पे जो थी वो आ गई, फिर जो 1 नंबर पे थी वो आ गई। अब इसके बाद आ जाता है tan की वैल्यू, जिसको टेंजेंट भी कहते हैं, या सिंपल में इसको शॉर्ट में tan बोल देते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ है, इसका होता है जो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है ना, यानी साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें, जो आ जाती है वो tan की वैल्यू होती है, या टेंजेंट कह लीजिए इसकी वैल्यू होती है। तो इसमें देखें कि आप देखें इसमें साइन को कॉस से डिवाइड करना है। 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0, ठीक है। इसी तरह जब इस तरह 1/2 को 1/2 डिवाइड बाय 3√2, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर और 3√2 नीचे। देखिए 2 से 2 कट गया, बाकी ऊपर 1 बचा, नीचे 3√2 बच गया, तो 1/3√, ये इसका आंसर आ गया 1/3√। तो इस वाले में साइन की वैल्यू भी वही है, कॉस की वैल्यू भी वही है। उसी वैल्यू को जब उसी वैल्यू से डिवाइड किया जाए, ये सेम वैल्यू को, यानी डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू हो, ये हो, तो फिर आंसर 1 आता है। ऐसे होता है ना कि जैसे 5 को 5 से डिवाइड करें 1 होता है, 100 को 100 से डिवाइड करें 1 होता है। इस तरह ये 1/2 को 1/2 से डिवाइड करें तो आंसर 1 होता है। इसी तरह इसमें आप देखें कि साइन को कॉस से हमने डिवाइड कर रहे हैं ना, ये सारों में हम tan की वैल्यू मालूम करने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो tan की वैल्यू है। अब इसमें देखें कि 3√2 डिवाइड बाय 1/2, तो अब इसमें देखें कि जब इसका हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 3√, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, तो ये 3√, इसका आंसर आ गया। अब देखिए 1 को अब डिवाइड करना है हमने 0 से, 1 डिवाइड बाय 0, तो जब भी फ्रैक्शन में 0 आ जाए तो उसका सलूशन क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका हो जाएगा ये आंसर अनडिफाइन है। तो आप देखें कि तो ये तो जो इसकी थी साइन कॉस और tan, इसकी तो वैल्यूज़ हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद कॉसेक, ठीक है ना, तो इसमें देखिए कॉसेक क्या होता है, ये सीक्वेंस का, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो साइन की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो बन जाता है कॉसेक की वैल्यू, इसको कोसेकन भी बोलते हैं। तो जो 0 होता है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है ना, ये 0/1 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, यानी इसका 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब भी यानी कि डिवाइड में 0 हो तो उसका सलूशन क्या होता है, उसका अनडिफाइन होता है, नॉट पॉसिबल होता है, अनडिफाइन। तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 0 का, वो अनडिफाइन हो जाएगा। इस तरह ये 1/2 है, 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो नीचे फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉसेक जो है इसकी 45 पे वैल्यू होगी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल के साथ। इसका देखें कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऊपर हो गया, तो 1 नीचे हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें इसमें ऊपर √3 है, नीचे 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर और 3 √, नीचे हो गया। अब इसमें देखें ये 1 है,
वन की वैल्यू 1/1 ही होता है ना, कि जिसकी फ्रैक्शन में कुछ ना हो 1 होता है। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 का आंसर 1 ही रहेगा। तो आप देखें इसमें सीकन या जिसको सेक बोलते हैं, इसमें आप जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हैं। तो सीकन्स की वैल्यू जो होती है ना, ये कॉज का रेसिप्रोकल होते हैं, कॉज की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। तो ये जो या इसका रेसिप्रोकल कर लें फिर भी आंसर वही आएगा, या फिर इसी वैल्यूज़ को आप इनकी तरतीब को ना उल्टा दें। जैसे जैसे होता है ना, एक असेंडिंग होता है फिर उसको डिसेंडिंग में ऐसे करते हैं, उस तरह से कर लें। जो इसका 1 है ये इधर आ जाएगा, जो इसकी ये 4th वाली वैल्यू है ये इधर आ जाएगी। इनकी तरतीब शुरू वाला पहले इनकी तरतीब को ऐसे पलटा देना है हमने। तो 2/3 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट और ये 2 इधर और ये इन्फिनिट्स की का जो साइन है या जो अनडिफाइन का साइन है ये इधर आ गया। अब इसमें देखें, अब कॉट, तो कॉट का होता है जो टेंजेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो 0/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, देखें ना इसमें देखें 0/1 का यहाँ पे भी हमने किया था। 0/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो जब किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर अनडिफाइन होता है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि पहले सॉल्व किया हुआ तो वहीं से देख के मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इसमें देखें, अब इसमें आ जाता है 1/3 अंडर रूट। तो 1/3 अंडर रूट का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 अंडर रूट ओवर 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें कि ये जो टेंजेंस की है 1 है, तो 1/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही रहता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसमें नेक्स्ट देखें, ये 3 अंडर रूट है, अंडर रूट 3, तो जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है ना। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 3 अंडर रूट नीचे हो गया। अब इसमें नेक्स्ट देखें कि ये था 1/0, ठीक है ना, ये 1/0 था। इसको ज़रा आपने ध्यान से करना है, ये पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। पहले था 1/0 जिसका हमने आंसर निकाला था अनडिफाइंड था, लेकिन जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो जब 0 को 1 से यानी कि 0 ऊपर हो उसको किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो आंसर क्या आता है 0। 0 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 0 को अंदर रख के यानी किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। इसका 0 हो गया। अब ये तो इसकी बेटा इसकी जो रेशोज़ थी और इनके जो रेसिप्रोकल जो रेशो थी वो भी हमने फाइंड कर ली हैं। अब जो नई चीज़ है जो इससे पहले आप ने नहीं किया होता, वो देखिए इसमें यह आता है कि 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये बिल्कुल ये इसमें ना मुश्किल नहीं है, आपने इसको ऐसे करना है कि जिस तरह हम ग्राफ पेपर के ऊपर एक प्लेन्स में हमारी ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, ठीक है ना। और फिर ये 360 भी ऐसे हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है ना। तो पहले 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। तो इसमें जो वैल्यू 0 की होती है, ठीक है ना, वही वैल्यू 180 की होती है। लेकिन इसमें होता क्या है, लेकिन कि 180 की वैल्यू होती तो 0 वाली है, लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह जो वैल्यू 90 की होती है वही वैल्यू 270 डिग्री की होती है, लेकिन उसमें उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरह जो 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि 0 और 360 डिग्री एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, इसलिए जो वैल्यू 0 की होती है वही वैल्यू 360 डिग्री की होती है। तो अब देखिए कि इसमें आपने इसको याद रखना है कि अब पहले हम इसकी ना जो 0 वाली कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू 0 की है वही 360 ही है। तो पहले मैं एक स्टेप में वो करवाता हूँ। अब देखें साइन की जो 0 पे वैल्यू है वही इसकी 360 पे भी वैल्यू वही होगी। यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0, ठीक होगा। अब पहले मैं सिर्फ 360 की वैल्यू कर रहा हूँ। अब जो कॉस की 0 पे वैल्यू 1 है तो 360 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बताता चलो कि 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, 0 के साथ हम प्लस या माइनस नहीं ना लिखते, तो इसलिए यहाँ पे इसका साइन भी नहीं है। और लेकिन 0 के ऊपर इसकी वैल्यू वही होती है, 0 के ऊपर इसका साइन, यानी कि 0 और 360 पे इसका साइन चेंज नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
अब इसमें देखें यहाँ पे भी जैसे ये 0 है तो 360 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, अब इसकी कॉसिक पे अनडिफाइन वैल्यू है तो 360 पे भी इसकी वैल्यू अनडिफाइन होगी। अब इसमें देखें जो सीक्वेंस है, जो सेट क्या कहते हैं, इसकी 1 है तो यहाँ पे भी इसकी 360 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी। इस तरह जो कॉट है, जो कोटेंजेंट कहते हैं, इसमें इसकी वैल्यू भी अनडिफाइन है और 360 पे भी इसकी वैल्यू अनडिफाइन या इन्फिनिट होगी। यानी कि 0 और 360 की वैल्यू सेम होती है, इसमें साइन भी चेंज नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं इसमें 90 की। जो वैल्यू 90 की होती है वही वैल्यू 270 की होती है, लेकिन उसमें उसका साइन चेंज हो जाता है। 360 पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि साइन चेंज नहीं होता। अब हम सिर्फ 90 का कर लेते हैं, एक टाइम ये करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अब देखिए ये 90 और 270, 90 की वैल्यू जो होती है ना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो 90 की वैल्यू होती है वही 270 की होती है। अब देखें, देखिए साइन चेंज होता है। अब इसमें देखें कि 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 90 की वैल्यू 1 है तो 270 की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे 90 की वैल्यू 0 है तो 270 की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता। अब इसमें देखें कि ये भी इन्फिनिट है या अनडिफाइन है तो 270 भी अनडिफाइन ही होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखें, ये 1 है तो 270 भी 1 होगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखें ये भी इन्फिनिट है तो यहाँ पे भी इसका आंसर वही होगा, लेकिन इसका तो कुछ साइन नहीं है ना, इसलिए ये सिंपल सिंबल आ गया। अब 0 है, इधर भी 0 आ जाएगा तो 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए ये 0 का जो इसकी वैल्यू 270 की भी 0 ही रहेगी। अब बात आ जाती है 180 के वैल्यूज़ मालूम करने की। तो जो 180 की वैल्यूज़ वही होती हैं जो 0 की होती हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड पे होता है, इसलिए इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखें कि 0 वाली वैल्यू होंगी लेकिन उनके साइन चेंज होंगे। अब इसमें देखें कि इसमें 0 की वैल्यू जो है ना वो 0 है, तो 180 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसका साइन चेंज, लेकिन 0 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। अब इसमें ये 1 है तो 180 पे भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। इधर भी 0 है तो इधर भी 0 होगा। 0 का मैं बार बार बता रहा हूँ कि 0 का साइन चेंज नहीं होता जब भी इसका अपोजिट साइन करना हो। तो ये भी इन्फिनिट है तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी, इसका भी साइन नहीं होता। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। अब ये इन्फिनिट और ये भी ये इन्फिनिट या अनडिफाइन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल कंप्लीट करना आज आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ये कैलकुलेटर से भी आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक बटन होता है, ये फ्रैक्शन वाला आता है, इसमें ऊपर नीचे फ्रैक्शन होती है। तो ये जो कैलकुलेटर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास साइन हमने 60 पे वैल्यू मालूम करनी है। साइन 60 पे वैल्यू हमारी आ जाती है √3/2, ऐसी है कहाँ पे, ये देखें √3/2। तो इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ हमें मालूम करना आसान हो जाती है। इसी तरह की और वैल्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप साइन जो फ्रैक्शन वाली है वो मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे इसमें आ जाती है ये 1/√2, ये भी वही है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक ही इसमें आती है। लेकिन कैलकुलेटर पे जो 45 की वैल्यू है ना वो ये वाली शो करता है। जैसे साइन 45 इसमें √2/2, तो ये वाली वैल्यू भी ठीक है, लेकिन बुक के अंदर जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर इसको हमने सिंपल आगे फर्दर भी इसको सॉल्व करना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया था कि जब वही वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, वही बगैर यानी कि स्क्वायर रूट की हो, तो उनको हमने सॉल्व कर लेना होता है। तो बुक के अंदर जो ज़्यादा वैल्यू इसकी यूज़ होगी ना, इस फॉर्म में यूज़ हुई होंगी। अभी ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेके ये 5 तक मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, मुझे मुख्तलिफ एंगल्स पे इनकी वैल्यू हमने पुट करके इनको सॉल्व करना है। आइए हम देखते हैं कि अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो
तो जब ये वैल्यू हमें याद हो जाए, ये याद करनी इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने अभी टेबल बताया, मैंने तो क्योंकि आपको समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाती है। जब हम इसको खुद अकेले से सॉल्व कर रहे हो, टेबल को कंप्लीट कर रहे हो, मेरे ख्याल में ये 2 मिनट के अंदर अंदर हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो नहीं तो आप सिंपली तौर पे ये कैलकुलेटर लाजमी तौर पे लें, और भी नहीं है तो कम से कम इसका ना जो लॉग टेबल होता है ना, उसकी भी एक पेज ऐसा मिलता है जिसके ऊपर ये टेबल कंप्लीट किया होता है, और ये पेपर एग्ज़ाम में इसको लेके जाना अलाउ होता है। तो बहरहाल आप सबसे बेहतर तो कैलकुलेटर ही है, लेकिन उसके बाद आप ये टेबल खुद से भी बना सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब साइन 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो चाहे आप अपने टेबल्स को अपने साइड पर रखा होगा, ये साइन है और ये 60 है, इसके सामने इसकी वैल्यू ये है √3/2। आप चाहे यहाँ से टेबल देखें और चाहे आप इसको कैलकुलेटर पे प्रेस करें, ठीक है, दोनों तरह से आपका ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है साइन 60 डिग्री पे 3√2 माइनस कॉस 30 पे, ये भी आप टेबल पे देखें, इसकी वैल्यू भी 3√2 सेम वैल्यू होती है। तो जब उसी नंबर को उसी नंबर में से माइनस किया जाए, यानी दोनों इक्वल नंबर हों, उनको एक दूसरे से माइनस किया जाए, तो क्या आंसर आता है? आंसर आता है 0। तो ये वाला इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में जब सीकन 45 की वैल्यू अगर हम लॉग टेबल पे मालूम करें, ये लॉग टेबल जब हम लॉग टेबल कह दिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वहाँ पे हम देखें तो इसमें सीकन 45 पे इसकी वैल्यू होती है √2, ठीक है। तो इस पर हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करते हैं तो ये सीक्वेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है कॉज का। तो हमें कॉज की वैल्यू मालूम कर लेनी होती है, फिर जो कॉज की वैल्यू आए उसकी वैल्यू को हमने उसका रेसिप्रोकल कर लेना होता है, तो वो इसकी वैल्यू बन जाती है। तो जिस तरह हम कैलकुलेटर पे हमने मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू जिस तरह आती है कि 2√2, यानी कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू आती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के होती है उसको हम 2 दफ़ा या उसको स्क्वायर रूट में लिख के स्क्वायर कर सकते हैं। सिंपल 2 था ना, इसको स्क्वायर रूट करके ऊपर स्क्वायर कर दे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता, बाकी वैल्यू वही 2 ही बचता है। लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी इसको करते हैं। तो ये एक स्क्वायर रूट के साथ एक स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी एक ऐसे 1/2 अंडर रूट रह जाता है, ठीक है ना। ये तो वैल्यू होती है cos 45 की। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा सीकेंस की वैल्यू, यानी 2 अंडर रूट ऐसे। इसी तरह जो कोसेक है उसकी भी सेम जो वैल्यू होती है, वो इसके जो सीकेंस 45 पे ना दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्योंकि जो कोसेक है ये भी साइन का अपोजिट होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू भी, यानी कि साइन 45 पे वैल्यू भी यही होती है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसेक की वैल्यू बन जाती है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब साइन 30 पे देखें कि साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, 1/2। और cos 60, जो cos 60 होता है ये भी 1/2 इसकी वैल्यू होती है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे आप इसको ऐसे करके लिख लें या इनको आप ब्रैकेट में लिख। तो अब इसमें देखें कि स्क्वायर रूट को, यानी 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको चाहे एक दफ़ा लिख के, तो सेम वैल्यू है ना, एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1, यानी 1 1 और 2 2 4। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 - 1/4। अब चाहे आप इसको कैलकुलेटर से कर लें या आप इसको मैनुअली कर लें। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम की इक्वल होता है 4 के, तो इसको भी 4 से ही, 4 2 8। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, 4 1 4। इसको भी 1 से करेंगे, 1 1 1। 8 में से 1 माइनस किया तो 7/4। तो ये इसका आंसर आ गया। बहरहाल आपको इतना बारीकी से इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम ये वो आप सिंपल इसको कैलकुलेटर से करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ समझाना होता है ना एक तरीका, तो वो इसलिए करवा रहे हैं, वरना आप कैलकुलेटर से सिंपल 2 - 1/4 करें तो आपके सामने आंसर डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर से करके दिखा भी दिया। 2 - 1/4, इसका जब इक्वल का बटन प्रेस किया तो 7/4 इसका आंसर आ गया। और फर्दर बात है कि हम इसको अगर आप डेसिमल में लेना चाहें या कोई ऐसे तो और चीज़ है, लेकिन इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने दें। तो इस वाले क्वेश्चन में जो एंगल्स की वैल्यू है वो पाई की शक्ल में दी हुई है।
हम इससे पहले एक्सरसाइज 6.2 में भी ये सीख चुके हैं कि एंगल्स के अंदर ये पाई वो वाला नहीं है 22/7 वाला जो सर्कल का होता है, वो नहीं है, ये एंगल्स में है। एंगल्स में जो पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है ना। पाई किसके इक्वल होता है 180 के। तो अगर यहाँ पे हम लिखें पाई/3, यानी कि पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, यानी 180/3, 3 1 दा 3 6 दा 60 डिग्री। यानी इसका मतलब हुआ कि पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री, यानी कि 180 को 3 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह ये 180 को 6 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये 30 हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है ऐसा, आप सिंपल इसको पाई को समझ रहे हैं कि ये 180 है। तब इसमें देखें कि tan पाई/3 को भी हमने सॉल्व किया, ये 60 डिग्री हो गया माइनस। तो ये tan इसकी जगह पे ना पहले हम एक डिग्रीज की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें देखें आप tan 180 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब इधर आ जाए फ्रैक्शन में देखें 1 प्लस ये tan पाई/जो 3 है, ये पहले भी हमने इसकी वैल्यू मालूम की है 60 डिग्री tan था, और ये tan 180 को 6 से जब हमने डिवाइड किया तो जाता है 30 डिग्री। अब tan 60 और tan 30 इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो चाहे हम लॉग टेबल पे देख के इसकी वैल्यू लिख लें या कैलकुलेटर से देख लें, दोनों ऑप्शन आपके पास हो। तो अगर हम इसका इस टेबल पे देखते हैं तो tan जो 30 पे वैल्यू 1/3 है, यानी 30 की, और tan 60 पे √3 है। इसमें यानी 3 जो है ना √ फ्रैक्शन में है, यहाँ पे √3 है। तो ये tan 30 और ये tan 60 की वैल्यू है, ये हम वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम कैलकुलेटर से करें तो tan 60 लिखेंगे तो भी ये 3 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे यानी कि tan 30 की वैल्यू भी मालूम करेंगे तो वो भी 3 तो 3 जिस तरह 2 था बिल्कुल सेम उसी तरह ये 3 है। तो इसका जो अगर सेम वैल्यू हो ना, एक वैल्यू अंडर में हो एक बगैर के हो, हमने इसको इस तरह सॉल्व करना होता है जब दोनों सेम हो लेकिन अंडर का डिफरेंस हो। तो जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट की होती है ना, उसको हम स्क्वायर रूट लिख के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कट करें तो ये 3 ही बनता है, ये उसी है लेकिन इसकी हमने शक्ल चेंज की है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, तो एक स्क्वायर रूट के साथ ये 2 में से एक कट जाएगा, बाकी ये एक नीचे रह जाएगा, यानी कि 1/3 अंडर रूट। तो ये हमारे टेबल पे भी यही वैल्यू है और यही वाली वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। ये हमारी सामने रफ वर्किंग है, ये हमने पहले से किया होगा। ये मैं आपको बार बार ये इसलिए करवाता हूँ कि अगर आपके माइंड में नहीं है, ये 3/3 वाली वैल्यू पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी, पहले 2/2 वाली थी। जब सेम वैल्यू हो ना ऊपर नीचे, तो फिर आपने इस तरह का मेथड यूज़ कर लेना है। अब देखिए कि tan जो 60 है, पहले इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 और tan जो है 30 इसकी होती है 1/3 अब नीचे आ जाएं, नीचे आके देखें 1 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई, चाहे ब्रैकेट लगा लें या मल्टीप्लाई इसको लिख लें। तो tan 30 की वैल्यू 1/3 अब इसमें देखें ये वाली दोनों वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम भी हैं, इनको तो हम वैसी कटिंग इनकी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी फ्रैक्शन वाली है उनका हम एलसीएम कर लेंगे कि ऐसे कटिंग होगी। अब देखें 3 माइनस 1/3 तो आप इसका चाहे एलसीएम के साथ कर लें या आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये तो 1, ये भी जब कटिंग होगी तो ये 1 ही बच गया, तो 1 + 1 2 चाहे आप यहीं पे कर लें। अब देखें इन दोनों को अगर जब भी प्लस माइनस करना हो तो फ्रैक्शन भी हो तो एलसीएम, ये ऊपर वालों को अलग से हम ये 3 और 1 का जो एलसीएम है ना ये 3 होगा ऐसे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आए 3 से, अगर दोनों यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ रहा हो ना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, ये भी एक ट्रिक। तो जब दोनों ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ रहा हो तो इसका ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें फिर भी ठीक है, या एक ही दफ़ा, क्योंकि सेम वैल्यू है एक ही दफ़ा लिख के हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1,
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बाकी हमारा क्या रह गया, ये जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन ने नीचे चले जाना होता है। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट नीचे ले जाइए, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ा देता हूँ, 2 - 1 ओवर 3 अंडर रूट, और ये डिवाइड बाय 2, इसको ऐसे लिख लें डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख लें तो भी ठीक है, वरना ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। ये भी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ कि 2 से 1 माइनस किया 1, ठीक है ना, ओवर 3 अंडर रूट, और इधर देखें कि अच्छा ये 3 था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 3 बच गया, 3 - 1 ओवर ये 3 अंडर रूट, और इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया आपको समझाने के लिए। अब 3 से -1 करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, 1 होता ना, 1 ऊपर और 2 नीचे। अब इधर देखें, ये 3 से 1 माइनस किया, अब तो 2 ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 बाय 2। अब देखें ये 2 से 2 कट गया, बाकी क्या रह गया 1 ओवर 3 अंडर रूट। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। वरना मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था आपको कि ये आपको ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है ना स्क्वायर रूट के साथ, यानी कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन ऊपर वाली, जैसे ये बड़ी फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक इसकी ऊपर वाले पोर्शन की भी फ्रैक्शन है। ये जो ऊपर वाले पोर्शन की फ्रैक्शन होती है, ये नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर हम इसको इसके साथ अगले स्टेप में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ये इधर आ जाए और ये वाला 2 इधर चला जाए, तो फिर ये वाला स्टेप करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बाकी 1 ओवर ये आंसर आ जाता है। तो आपने इसी तरह से करना है जिस तरह मैंने आपको ये समझाया, ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी जो पाई की वैल्यू इसको कन्वर्ट करेंगे। एंगल्स के अंदर पाई होता है 180 के इक्वल, ठीक है ना। तो 180 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। इस तरह 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 था। आप इसको सिंपल डिवाइड कर लें, ऐसा वो मुश्किल नहीं है। 180 को 3 से डिवाइड करें तो 60 डिग्री होता है। अब कॉस 60 डिग्री पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, चाहे आप इसकी कैलकुलेटर पे देख लें या आप इसकी देख लें उस पर कैलकुलेटर से देख लें, चाहे आप इसको लॉग टेबल पे देख लें। इसकी वैल्यू होती है 1/2। ऊपर कॉस का स्क्वायर भी है तो ऐसे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऐसा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये जो स्क्वायर है ये ऐसे स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर 1 का भी है, ये स्क्वायर 2 का भी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है, तो ये आ जाएगा 1 - 3, ठीक है ना, 1 - 3। अब 1 से 3 माइनस किया तो क्या जाता है -2/4। तब 2 और 4 दोनों सेम टेबल से काट रहे हैं, 2 1 था, 2 2 था, तो ये आ गया -1/2। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में सबसे पहले तो हम इसकी जो वैल्यूज़ पाई की फॉर्म में एंगल्स की, इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 90। ऐसे होता है ना, 180 को 2 से डिवाइड करें 90। इस तरह कॉस 180 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। इस तरह सेम ये भी ऐसे ही है, 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री, और इसी तरह 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे देखें या आप इसकी लॉग टेबल पे देखें। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक हो गया, माइनस। इस तरह कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसमें कोई ऐसा वैल्यू देखनी मुश्किल नहीं है। जैसा कि हम यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह हमने देखा, इसमें एक कॉस हमने 30 की वैल्यू भी देखी, ठीक है ना, ये, और इस तरह कॉस 90 की वैल्यू भी देखी, कॉस और 90 के सामने, ठीक है ना। इस तरह साइन 30 की वैल्यू भी देखी और साइन 90 की वैल्यू भी देखी,
ठीक है ना। तो यही वाली वैल्यू लॉग टेबल से देख के हमने लिख लेनी होती है, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो यही वाली आती हैं। तो अब देखिए इनको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वो नंबर वही रह जाता है। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 माइनस, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 0 जाता है, तो 0 हो गया। तो 1/2 से माइनस 1/2 से 0 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही रह गया। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि जहाँ पे थीटा यूज़ हुआ है, थीटा जो है ना वो इक्वल टू थीटा की जो वैल्यू आपने π/6 कंसीडर करनी है। एक बात यानी कि थीटा किसके इक्वल आपने समझना है, π/6 के। फिर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब कि जो लेफ़्ट साइड का आंसर है इक्वल के लेफ़्ट साइड के आंसर है वही आंसर राइट साइड का भी वही आंसर है। आइए देखते हैं, ये बात आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि जहाँ थीटा होगा वहाँ पे आपने π/6 वैल्यू कंसीडर करनी है या उसके साथ रिप्लेस करके नेक्स्ट आपने उसको सॉल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये tan 2θ इक्वल टू 2 tan θ या इसको टेंजेंट आप कह लें, जैसे भी है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमने थीटा को रिप्लेस कर देना है थीटा की वैल्यू के साथ। ये देखिए थीटा इक्वल टू है π/6, तो पाई की जगह पर 180 हम रिप्लेस करते हैं तो 180/6, 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ जाता है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड, अगर हमारा पेज ज़्यादा बड़ा तो हम ऐसे इनको पैरेलली हम इनको सॉल्व कर लें। अगर पेज छोटा है तो पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लें फिर राइट साइड को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे मुझे स्पेस काफ़ी लग रही है, यानी कि है ना फिर हमारे जो क्वेश्चन के लिए। तो tan 2θ की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह मेरे ख्याल में पहले इस साइड को सॉल्व कर लें। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। अब tan 60 की हमने लॉग टेबल पे, इसको लॉग टेबल मुंह से निकल जाता है, जो टेबल है उस पर हमने इसकी वैल्यू देख लेनी है। इसकी जो वैल्यू होती है वो √3। tan 60 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके ऊपर वैल्यू होती है √3। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे भी देखें, जहाँ पे हमारा थीटा है, थीटा की जगह पे हमने सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू 30 है। यानी थीटा को जब इसकी π/6 के साथ सॉल्व किया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। तो अब इसमें देखें कि tan या टेंजेंट 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ऊपर डिग्री का साइन जहाँ के वैल्यू से रह जाए आप लोगों ने लिख लेना है। अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 2 इंटू 1/3। ये वाली वैल्यू होती है हमारी tan 30 की। अब नीचे आ जाए, इधर देखें कि 1 माइनस tan 30 की वैल्यू अभी हमने ऊपर भी मालूम किया, वही √3 और ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखिए इनको आप सॉल्व करें। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 1 2 2√3। इसको चाहे फ्रैक्शन में आते ऐसे ही आने दें या इसको डिवाइड का साइन डाल के आगे लिखते जाएं। 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये स्क्वायर जब इसका लाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी रह गया 1/3। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आने दें 2√3। अब 1 में से 1/3 माइनस कर लें, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से माइनस कर लें या जैसे भी आप इसको माइनस करें, तो हो जाएगा 2/3। अब जो इसको अब आपको समझाने के लिए मैं इसका पूरा स्टेप भी आपको कर देता हूँ, लेकिन जो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करना है वो भी आपको समझाता हूँ। इस डिवाइड को हम इस फॉर्म में लिख दें, डिवाइड बाय 2/3। ये जो फ्रैक्शन के नीचे सारी वैल्यूज है ना इसको इस फॉर्म में लिख दें, आपको ज़रा समझने में आसानी रहेगी। इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये 2 के साथ 2 कट गया, बाकी क्या बचा, ऊपर 3 है और नीचे √3 है। अब इससे पहले हम ये समझ चुके हैं कि
जब वही वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, वही वैल्यू फ्रैक्शन में बगैर स्क्वायर रूट के भी हो, तो जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट की होती है उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है 3, और नीचे वाला जो √3 है ये एज इट इज़ आ गया। ये सिर्फ इसको हमने सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा है। तो जब हम सिंपल वाले 3 को बगैर वाले को स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो साथ ही स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सॉल्व हो जाता है, वैल्यू वही है, हमने सिर्फ इसकी शक्ल चेंज की है। स्क्वायर से इसका ना ये 3 अंडर रूट के साथ इस, यानी कि ये एक था ना, एक इसका कट गया, बाकी एक रह गया, इधर लिख देते हैं ऐसे। तो आप देखें इसकी जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था वो भी √3 था, और जो राइट साइड का आंसर आया वो भी √3 है। इससे वेरीफाई हो गया। आप चाहे इसके ना ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें, दूसरे वाले को नंबर 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट। इस वाली वैल्यू को आप एंड पे, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिखा ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो फ्रैक्शन होती है ना ये नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ चली जाती है। इसकी फ्रैक्शन ये है, इस फ्रैक्शन ये है, ऐसे 2 ऐसे, ये 3 इधर चला गया इस वाले के साथ। जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन होती है ना ये ऊपर आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन होती है ना वो ऊपर वाले नोमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 3 और 2 से मल्टीप्लाई ऐसे, ऐसा करके ये 2 से 2 कट गया, तो बाकी इससे आगे वही शक्ल बन जाती है जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है ना। क्या है आपका ऐसे कर लें, या आपको समझाने के लिए मैंने ये वाला तरीका भी किया है, जिस तरह आपको समझ लगे वही आसान है, वही बेहतर है। अगर आप ऐसे करके लिख देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि बताया हुआ है कि उन्होंने कि जो थीटा है इक्वल टू π/6 है, तो पाई ये एंगल है, तो जो एंगल होता है ना ये एंगल्स के अंदर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो हमने जहाँ पे थीटा होगा उसको 30 से कन्वर्ट कर देना है। या तो आपने ये वर्किंग साथ उसके कर लेनी है, एक तरफ कर लेनी है, या आप इसको कम्प्लीटली ऐसे सॉल्व करते जाना है। तो इसमें एक और चीज़ जो मैंने देखी है, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि बच्चे इसको ना 3 थीटा नहीं मतलब समझते हैं, बल्कि इसको 30 बाद में समझ लेते हैं। तो जब 30 समझेंगे फिर क्या होगा ये, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है। तो फिर sin 30 की वैल्यू निकाल के तो वो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह पे 30 रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू साइन 30 डिग्री, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब, थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इनको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा साइन 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है ना। तो साइन 90 की हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। साइन 90 इक्वल टू होता है 1 के। साइन 90 की अगर हम लॉग टेबल पे भी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये लेफ़्ट साइड का तो आंसर आ चुका है। तो अब इसमें देखिए राइट साइड में 3 साइन 30 की वैल्यू क्या है। साइन 30 की वैल्यू जब हम लॉग टेबल पे देखते हैं 1/2 माइनस 4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू भी हमने मालूम की है 1/2 ये साइन 30 की वैल्यू है। ऊपर जो क्यूब है ना ये एज इट इज़ आ गया। अब 3 1 दा 3 3/2 माइनस ये 1 का क्यूब भी है, ये 2 का क्यूब भी है। तो 1 का जो क्यूब है ये 1 ही रह जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। और जो 2 का क्यूब है 2 to the 4 4 to the 8 ऐसे। ये क्यूब इसकी पावर को हमने सॉल्व कर लिया। अब 4 1 दा 4 2 दा, तो ये क्या बच गया बाकी 3/2 माइनस 1/2।
अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, इसलिए हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐसे माइनस कर देंगे। जब सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, ये 3 का 3 माइनस ये 1 का 1 आ गया। 3 से 1 माइनस किया 2 डिवाइड बाई ये 2, 3 से 1 माइनस किया 2 आ गया ना, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो हम यहाँ पे आप लिख देंगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड पे हम ऐसे करके ये लिख देंगे। अब इसका जो ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी आप देखें कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने इसको cos 20 नहीं समझ लेना, ये 2 थीटा है। तो थीटा की वैल्यू जिस तरह कि उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट में कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 है, तो पाई को हमने एंगल्स में जो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 180 डिवाइड बाई 6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटे की जगह पे हम 30 डिग्री रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें पहले हम दूसरे मेथड से करता हूँ, यानी कि पहले लेफ़्ट साइड ज़रा आपको ना समझाने के लिए, आपको पता हो कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखें इसमें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 60 डिग्री। अब इसमें जो cos 60 की वैल्यू होती है, जब हम लॉग टेबल पे देखते हैं तो cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड किया, अब इसको हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। 1 माइनस अब 2, अब साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 को जब हम लॉग टेबल में देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये जो ऊपर स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू का ऊपर स्क्वायर हमने डाल दिया। तो अब इसमें देखिए 1, पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे हम। 1 का जो स्क्वायर है 1 ही रहता है, ये स्क्वायर 2 का भी है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या बच गया, ये पहला 1 ही है, माइनस ये 1 1 1 और नीचे 2 ही है 2। अब 1 में से 1/2 माइनस करें, यानी 1 में से हाफ माइनस करें, 1 में से आधा निकाल दें, एक में से आधा निकाल दें, बाकी आधा बच जाता है ना। तो क्या आप इसको वैसे माइनस कर लें एलसीएम के साथ या कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आंसर 2 आ गया। ये राइट साइड का। आप देखिए लेफ्ट साइड का भी आंसर 1/2 था और राइट साइड का भी आंसर 1/2 है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इस तरह करके हम स्टेटमेंट लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट। आगे जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। या हम ऐसे भी इसके बाद ना लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वाले पार्ट में भी हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे, जैसे उन्होंने बताया हुआ कि इसका π/6 वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू 180 होती है एंगल्स में, तो 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री, तो थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे 30 डिग्री के साथ। तो इसमें 30 और tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। अब इसमें राइट साइड पे तो पहले से ही 1 है, यानी इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हम सिंपल इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें जो सीकन की वैल्यू है 30 पे, वो हम लॉग टेबल जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस पर भी हम देख सकते हैं। अब इसमें देखें कि सीकन्स की वैल्यू जो 30 पे है वो है ये वाली 2/√3 ऐसी है। तो इसका अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो कैलकुलेटर पे हमने, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है ना ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अगर हम सीक्वेंस की 30 पे देख रहे हैं ना तो हम ऐसे करेंगे कि हम कैलकुलेटर पे कॉस की 30 पे वैल्यू देख लेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू ये कॉस की आएगी तो इसका उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सीक्वेंस की वैल्यू बन जाती है। तो अब इसमें देखें कि पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें आ गया 2/√3, इसका क्योंकि स्क्वायर भी है ऊपर स्क्वायर कर दिया, माइनस। अब इसमें जो टेंजेंट है, जो यानी tan है, इसकी में 30, तो इस 30 की वैल्यू होती है 1/√3 ये
और ऊपर क्यूब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक हो गया, ये इक्वल टू 1। या इसको 1 रहने भी दें फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आने दें फिर भी ठीक है। अगर ये लिखना है तो फिर ये रहने दें, अगर ये इसको साथ लेके आना तो फिर इसको रहने दें। अब ये 2, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा माइनस। अब 1 का ये 2, ये जो स्क्वायर 1 का भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गया, बाकी 3 रह गया इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए दोनों की सेम डिनोमिनेटर हैं तो इनका एलसीएम 3 आ गया, तो 4 का 4 आ गया माइनस 1 का 1 आ गया इक्वल टू 1। अब 4 माइनस 1 3 ओवर 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन की है इसको आप एंड पे लिख लें। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले वही हम थीटा को रिप्लेस करते हैं कि जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पाई ओवर 6 है, तो इसको पाई को 180 से कन्वर्ट किया और इसको 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री, कि थीटा की जगह पे 30 डिग्री हम लिखेंगे। डिग्री 1 माइनस कोटेंजेंट या कॉट कह लें आप, जो भी इसको कह लें, 30 डिग्री। अब इसमें जो कॉसिकेंस या कॉसिक तो बच्चे कहते हैं, इसमें 30 डिग्री पे जब हम वैल्यू देखेंगे, इसकी 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इस सारी जगह 2 और ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 1। अब इसकी राइट साइड को देखें तो जो कोटेंजेंट या इसमें कॉट है, कॉट जो 30 पे वैल्यू होती है वो होती है 3 अंडर रूट, ऐसी है ना, 3 अंडर रूट, ऊपर क्योंकि स्क्वायर भी है तो ये ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये दरमियान में प्लस था। तब इसमें देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1 + 3 इक्वल टू 3 में 1 प्लस किया तो 4। अब इसमें लेफ़्ट साइड का आंसर भी 4 है और राइट साइड का भी आंसर 4 है, तो अब इसमें क्या देख सकते हैं कि वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, और ये इट इज़ वेरीफाइड। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें राइट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी इसमें थीटा की वैल्यू मालूम करनी है फॉर द फॉलोइंग रेशोज़। ये जो नीचे रेशो दी हुई इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें मज़ीद ये बताया हुआ है कि जो थीटा है ये ग्रेटर दैन 0 है एंड लेस दैन 2 पाई है। तो एंगल्स के अंदर पाई की वैल्यू का मतलब क्या होता है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360, यानी एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 का होता है ना। तो इसमें सिंपल ये है कि वैल्यू जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी और 360 से लेस होगी। आइए देखते हैं कि इसका क्या तरीका है। ये उन वैल्यूज़ का रिवर्स है, इन्वर्स उसमें मालूम करते हैं। इसमें वैल्यू दी होती है, हमने एंगल मालूम करना होता है, उसमें एंगल दिए होते थे, वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान टॉपिक है, ये देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, थीटा रह जाएगा इधर ही, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है इधर रह जाएगा। ये साइन उस तरफ जाके ये हो जाता है साइन इनवर्स, इसकी पावर -1, इसको साइन इनवर्स बोलते हैं। बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और ये हमें पता है कि हम इसको जब वही वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, वही बगैर स्क्वायर रूट के हो, तो हम इसको दूसरी तरह मैंने समझाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमने क्योंकि एंगल मालूम करना है, अब हमने ये देखना होता है कि साइन के सामने ये वाली वैल्यू, यानी साइन के सामने ये वाली वैल्यू कौन से डिग्री में है, ठीक है ना। साइन इनवर्स का मतलब है कि हमने वैल्यू से एंगल की तरफ जाना है, पहले हम एंगल से वैल्यू की तरफ आते थे, तब हमने एंगल क्योंकि मालूम करना है, तब हम लॉग इसमें कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ये जो टेबल है इससे भी हम कर सकते हैं। अब देखें कि ये देखें साइन के सामने ये वाली वैल्यू जिन्होंने क्वेश्चन में दी ना, ये वाली है 2√/2, तो इसके सामने कौन सा एंगल है 45 डिग्री। तो हमारा आंसर हमने एंगल ही मालूम करा था ना कि साइन के सामने ये वाली वैल्यू जो है ये कौन से एंगल के सामने है, एंगल है 45 डिग्री। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 45 डिग्री।
तो ये इस पार्ट का आंसर था। देखें ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ये वाला क्वेश्चन भी है। इस वाले पार्ट में भी हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। थीटा रह जाएगा इधर ही, ये कॉसिक है, ये दूसरी तरफ जाके इसके साथ इन्वर्स और ये -1, ठीक है ना। अब हमने थीटा यानी एंगल मालूम करने के लिए देखना है कि कॉसिक के सामने या कोसिकन के सामने जो -1 है इसके सामने कौन सा एंगल है। तो हम अगर इसको टेबल पे देखते हैं, देखें ये हमारे पास जो कोसिकन हुआ है इसके सामने देखें -1 कहाँ पे है, ये -1 है। तो -1 के सामने देखें ऊपर कौन सा एंगल है, ऊपर एंगल आ रहा है 270, ठीक है ना। तो कोसिकन के सामने यानी कि कोसिकन की -1 जो वैल्यू है कौन से एंगल पे है, तो ये 270 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर यही हम कैलकुलेटर पे देखते हैं तो कैलकुलेटर पे जब हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो कैलकुलेटर शो कर रहा होता है -90, ठीक है ना, वहाँ पे ये वाला आंसर आ रहा होता है। तो लेकिन हमें पता है कि इसकी जो थीटा की वैल्यू है ना वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि 0 से स्मॉलर तो नेगेटिव होते हैं ना, तो ये 0 से ग्रेटर है। तो ये नेगेटिव जब भी वैल्यू आ जाए ना तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमें 360 से माइनस कर देना है। तो 360 को जब 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो फिर इस तरह से भी ये 270 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में tan थीटा = 1 है। इसमें भी थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो tan उस तक जाके tan इनवर्स हो जाएगा या टेंजेंट कह लें आप, ठीक है ना। तो 1 एज इट इज़ है, ये 1 है। तब हमने ये देखना है कि tan के सामने जो 1 वैल्यू है ये कौन से एंगल के सामने है। तो अब इसमें देखें ये हमारे पास टेबल आ गया। अब tan ये देखें इसमें 1 ये है, तो 1 के सामने देखें कौन सा एंगल है, 45। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये इसमें थीटा की वैल्यू आ गई। इस वाले क्वेश्चन में जब हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो सीकन उस तक जाके सीकन इनवर्स हो जाएगा। और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 12 के अंदर हमने देखना होता है कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें ऐसे करके। अब इसमें ये हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर रूट ना ये 4 से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा ऐसे करके सीकन -1, ये 2 × लेकिन ये 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो गया, लेकिन ये 3 स्क्वायर रूट के नीचे रह गया ओवर ये 3। अब देखिए 3√3 ये इसको हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ, दोबारा से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ सिर्फ अकेले को। अगर ऐसे लिखा हो तो नीचे वाला जो बगैर स्क्वायर रूट के है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, जो बगैर स्क्वायर रूट के इसको ऐसे स्क्वायर रूट डाल के साथ ही स्क्वायर, इस सारे से स्क्वायर रूट से यानी 1 है ना, ये 1 से इसका 1 वैल्यू कट गई, बाकी 1 रह गई, ऊपर सिर्फ 1 रह गया, नीचे रह गया 3√। हम इस तरह करके इनको जो स्क्वायर रूट है इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसको जब हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा सीकन इनवर्स 2 × यानी कि ऊपर 2 रह जाएगा, ये तो कट गया ना, ऊपर सिर्फ 1 रह गया इसका, ये 1, और नीचे 3√। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि सीकन के सामने ये वाली वैल्यू कौन सी एंगल की है। तो जिस एंगल के सामने ये वाली वैल्यू दी होगी वो इसका एंगल आ जाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो मैं आपको टेबल पे ही दिखा देता हूँ ताकि ऐसे ज़बानी भी क्या रहना है। सीकन के सामने 2 × यानी कि 2/√3, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, 30 डिग्री का। सीकन के सामने ही है ना, सीकन के सामने हमने ये वैल्यू देखी और इस वैल्यू पे आके देखना कि इसके सामने कौन सा एंगल है। जो इसके सामने एंगल होगा वो हमारा आंसर है, ठीक है, 30 डिग्री। इसमें वैल्यू दी होती है, एंगल की तरफ आना होता है, यानी एंगल हमने मालूम करना होता है। इस वाले क्वेश्चन में cos थीटा = 0 है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो cos उस तक जाके cos इनवर्स हो गया, तो cos इनवर्स 0, यानी कि हमने ये देखना है कि cos के सामने 0 की जो वैल्यू है उसके सामने कौन सा एंगल है। इसमें जब हम टेबल पे देखते हैं तो कैलकुलेटर से देखते हैं फिर भी आंसर डायरेक्ट आ जाता है, और cos के सामने जब हम देखते हैं कि 0 की वैल्यू कहाँ पे है, ये 0 की वैल्यू है, तो 0 के सामने कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का।
तो इसमें 0 के सामने 90 डिग्री का एंगल भी है, 0 के सामने 270 डिग्री का एंगल भी है। तो इसमें हम इसका आंसर आप लिख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे तो भी ठीक है, एंड 270 डिग्री, यानी कॉज की जो वैल्यू है ये दोनों पे ही है। तो लेकिन इसमें जो बुक के पीछे आंसर ये वाला है, इसके आप इसकी एक वैल्यू लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ टर्मिनल रे, इसमें ये एक वर्ड है, ये इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। अ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के बारे में हम काफ़ी पहले बता भी चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बताता हूँ। एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। तो जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ना वो हमने बतानी है। तो आइए इसका मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। ये तीनों जो क्वेश्चन है 5, 6, 7 ये एक ही पैटर्न पे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कोई भी एंगल जब होता है तो उस एंगल के 2 आर्म होते हैं, ठीक है ना, इसको रे बोलते हैं। ये जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है वो इनिशियल रे, और जहाँ पे एंगल एंड हो रहा होता है वो इसका होता है टर्मिनल रे। ठीक है, हो गया। एक तो ये हो गया। ये उन्होंने कहा कि इसका जो टर्मिनल रे है ना वो इसका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन कि जब एक प्लेन के जब भी 4 पार्ट्स में आते हैं तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये वाला फोर्थ होता है। ये आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ऐसी है ना। और इसके अंदर ये सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, इसका फंक्शन यहाँ पे बताने का ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ऑल वैल्यूज़, चाहे वो साइन है, चाहे वो कॉज है, चाहे वो टैन है, या जो भी हैं, तमाम एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ है ना वो पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। और दूसरे वाले में सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होता है। और तीसरे वाले में जो है ना ये जो टेंजेंट थीटा होता है ना वो, और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, वो पॉजिटिव होता है। यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा, और इसका जो रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यू जो 6 की 6 वैल्यू है ना वो नेगेटिव होती हैं। इसके अंदर तो तमाम ही पॉजिटिव होती हैं ना, इसके अंदर ये और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसके अंदर ये और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव। और इसके अंदर जो कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तब उन्होंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा मतलब कि कॉस की जो भी वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया। अब इसमें अगली बात बता रहे हैं कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएं। ये इसमें सारी हम इसके जो एक प्लेन के अंदर जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर तमाम जो रेशियोज़ हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, चाहे उसमें साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, या इनके तीनों के जो रेसिप्रोकल हैं वो भी। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा जो 6 की 6 रेशियोज है ना वो नेगेटिव होती हैं। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टेंजेंट, जिसको टैन भी कहते हैं, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा इन 2 के अलावा बाकी 6 की 6 वैल्यू नेगेटिव होती हैं। इसी तरह चौथे वाले क्वाड्रेंट में जो कॉज है, कॉज और कॉज का जो रेसिप्रोकल है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 6 की 6 वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया क्वेश्चन के अंदर के जो कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यह है कि उसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव में होगी। तो पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका जो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स का आपस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। वो रिलेशन जो है उसको हमने कैसे जज करना, कैसे हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये 2 साइड होंगी तो इस रेशियो का नाम ये है या क्या है, आइए मैं पहले वो आपको बताता हूँ। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक इसके अलावा और भी हैं, और मैंने जो मेरी इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने और ट्रिक भी बताया हुआ था। ये भी एक बहुत कॉमन ट्रिक है, ये भी इसमें है। इसको ऐसे करके आपने याद रखना है, सम पीपल हैव, ऐसे करके सम पीपल हैव, इसका मतलब होता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। इसका हर एक का ना पहला जो लेटर है वो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसको हम ऐसे करके भी लिखेंगे।
ऐसे क्या बनता है, ऐसे बनता है साइन। ये हमारा याद करने के लिए इस तरह से होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये होता है पी से परिपेंडिकुलर, ये परिपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सी से कॉस, ठीक है ना, करली ब्राउन हेयर, ये कॉस इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से ये टेंजेंट इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है और बेस कौन सी साइड होती है, ये भी आप लोगों ने याद कर मतलब न रखना है। जब भी एक ट्रायंगल दी हो, छोटी क्लासों में तो हम ये कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 का अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज है, बाकियों को हम जो मर्जी कह देते थे, उसमें कोई इशू नहीं था, जो पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला है ना उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर ये है कि जो हमारा एंगल होता है ना, एंगल जैसे ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड को हमने हमेशा परपेंडिकुलर कहना है, और इसका जो एडजेसेंट साइड है उसको हमने बेस, ठीक हो गया। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ वाली साइड है वो बेस है। तो बाकी इनके आप जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी आपको पता है, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब भी हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी तो कॉस की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी ये वाली वैल्यू ऊपर और ये नीचे। इसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल जो रेशो है वो इसकी ये सेक भी बोलते हैं या इसको सीकेंड भी कहते हैं। इसका रेसिप्रोकल होता है जो इसका हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे, यानी इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया। इस तरह टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है जो रेशो होती है वो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, इसको बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो ये 6 जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है ना कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि ये 6 की 6 वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये तो इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था। तो बाकी अब जो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अब मैं फर्दर सॉल्व कर दूँ। अब देखें जैसे इसके अंदर कॉस की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1/2। तो कॉस की जो होती है वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कॉस इक्वल टू होता है, यह मैं देखा था, कॉस इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि करली ब्राउन हेयर। करली आपने ऐसे करके वहाँ पे याद रखना है कि फार्मूला इसलिए आपको बताया हुआ, ये जो ट्रिक बताया हुआ है कि इसमें होता है कि करली ब्राउन हेयर। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब इसमें देखें बेस क्या है, इसमें बेस है 1। अब बेस की जगह पे हम लिख देंगे बेस की वैल्यू 1 है, और इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है 2। इसमें अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू का हमें मालूम नहीं है। तो जब भी ये रेशो फाइंड करनी होती है ना 6 की 6, हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसमें 2 साइड की वैल्यू मालूम है, तीसरी साइड की वैल्यू मालूम नहीं है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दी हों, तीसरी साइड मालूम करनी हो, तो हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है ना वो अप्लाई करते हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला ना एक ही फार्मूला है, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी ठीक है, जिस तरह भी आप लिखते हैं। तो अब इसमें इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर इक्वल टू बेस है 1 स्क्वायर, और जो वैल्यू मालूम करनी है ये एज इट इज़ आ गई। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस पी स्क्वायर। अब ये उधर चला जाएगा 4 - 1, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना सिर्फ वो इधर रहेगा। 4 से 1 माइनस किया 3 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमने पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो पी की वैल्यू आ गई 3√, ठीक है ना, ये पी की वैल्यू आ चुकी है। अब तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमने बस उसी वाले फार्मूले को, ये वाले, इसको हमने सामने रखना है और हमने इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखें साइन इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उसको दोबारा से आप इसको ना लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसे सम पीपल हैव, करली से हो जाएगा कॉज ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव करली से हो जाएगा कॉज
हेयर और थ्रू से होता है टैन। प्रॉपर ब्रशिंग, सबसे मुश्किल यही होता है। मुश्किल मतलब कि जो उसमें सोचने वाली बात है। बाकी इनके रेसिप्रोकल भी यहाँ पे लिख लें, फिर मैं इकट्ठी वैल्यू सबकी आपको ना लिख के दिखा देता हूँ। अब इसमें देखें कि ये हमने लिख लिया। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3√, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2। ये वैल्यू इसकी आ गई। तो जो कोसेकन होता है ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू का ये 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। इसका जब सीकन मालूम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर और 1 नीचे। लेकिन हमें पता है कि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह टेंजेंट में परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास है 3√3 ओवर बेस, बेस हमारे पास है 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये मैंने इसलिए लिखा है, अब हम इसका रेसिप्रोकल भी करना है, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल भी करना है, यानी कॉर्ड मालूम करने के लिए तो 1 हो जाएगा ऊपर और √3। तो ये इसकी 6 की 6 वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। ये तो खैर उन्होंने दी हुई थी, हमने उसको भी साथ ही सॉल्व कर लिया। तो ये इसका होता है, इसको कहते हैं कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ये 6 की 6 वैल्यू हमारी मालूम हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन्होंने बता दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो फिर इसकी वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे ना कॉसेक की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 2। तो जब इस तरह इन्वर्स रेशोज़ की वैल्यू दी हों तो हमने उसको ना उसकी दूसरी रेशो में, रीनो वाली में हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो कॉस किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का। हम इसको इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे जाके क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है साइन, ठीक है ना, साइन लिखना था यार, साइन थीटा, और इसका हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे। तो हमने इस तरह करेंगे तो हमारे लिए ये आसानी से इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसकी जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन होता है ना सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, यानी कि ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप देखें परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। तो इसमें हमने जो है ना वो बेस की वैल्यू मालूम करनी है। अभी वो वैल्यू क्यों मालूम करनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है जिसकी मालूम करनी है, हमने क्वेश्चन अभी देखा तो उसमें थीटा की वैल्यू दी नहीं हुई। वो थीटा की वैल्यू हमने पहले मालूम करनी है। तो वो मालूम कैसे होगी कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, वो हमने पहले ये वैल्यू निकाल के तीनों, तो उसकी हेल्प से हमने वो वैल्यू मालूम करके वहाँ पुट करनी है। तो पहले हमें तीनों ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास साइन भी आ गया, लेकिन साइन आ चुका है, लेकिन हमने इसमें कॉज मालूम करने के लिए, कॉज किसके इक्वल होता है, कॉज इक्वल टू होता है यानी कि कॉज द करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस, और इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें चाहिए होती है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन बेस की वैल्यू नहीं है। तो बेस की वैल्यू हमने मालूम करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है ना वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 स्क्वायर, और बेस हमने क्योंकि मालूम करना है ये एज इट इज़ आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो +1 इधर जाके -1 हो जाएगा। तो 4 से 1 माइनस किया 3 इक्वल टू, अब इसका क्योंकि हमने बेस की वैल्यू मालूम करनी है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से। तो हम जो एक्शन एक साइड पे होता है वही एक्शन दूसरे साइड पे होता है, यानी इस तरफ भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर ये 3 को हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, इसलिए ये ऐसे आ गया। तो
तो बेस की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस। कॉस की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉस इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, क्या आप यहाँ लिख लेते हैं। अब बेस हमारा आ गया 3 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज हमारा था 2, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए कि ये वाली वैल्यू, अब हम उस वाली जो उन्होंने वैल्यू दी है उसके अंदर हम साइन और कॉस, इसके दो के उन्होंने दिया हुआ है, तो इन दोनों की वैल्यू हम वहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो जो वैल्यू हमने साइन और कास की मालूम किया है, तो अब आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के लिए हमने ये बेस जो हमें चाहिए था वो हमने मालूम किया। अब देखें कॉस थीटा किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3 अंडर रूट ओवर 2 ब्रैकेट साइन किसके इक्वल है, साइन इक्वल है 1/2 के, 1/2, ये एक दरमियान में लेना है, इसकी वैल्यू लहदा से फ्रैक्शन में आ जाएगी और ये दरमियान में लहदा से, ये वाली फ्रैक्शन लहदा से है माइनस। अब कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 3 अंडर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, इसका ये स्क्वायर। अब नीचे आ जाएं, साइन थीटा की वैल्यू यही है 1/2, ऊपर क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, प्लस अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू अभी हमने लिखी है, ऊपर भी लिखी है 3 अंडर रूट ओवर 2 और स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमने, अब इसमें जो ऊपर वाली, जो इस फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू है, इनको हम अलहदा से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें ये स्क्वायर 1 का भी है, 2 का भी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दरमियान में नेगेटिव का साइन है। अब ये स्क्वायर 3 का भी है और ये 2 का भी है, तो 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सिर्फ 3 रह गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसी तरह नीचे आ जाएं, नीचे भी ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस तरह ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर क्योंकि इसका भी है, ये स्क्वायर 2 का भी है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर वाले का हम अलहदा से एलसीएम करके इनको सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को अलहदा से एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल नहीं है यहाँ पे, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये फ्रैक्शन में डबल फ्रैक्शन हो रही है, इस बात से नहीं आप लोगों ने घबराना। तो बाकी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब एलसीएम इन दोनों सेम वैल्यू हों तो फिर ये वाली वैल्यू भी ऊपर वाली ऐसे ही 1 - 3 हो गया। अब नीचे भी देखें दोनों वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 4 हो गया, ये 1 + 3 ऐसे हो गया। अब देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं, 1 से 3 माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -2/4। और ये जो डिवाइड के बाद वाला, इसको चाहे हम एक दफ़ा यहाँ लिख लें, 3 + 1 4/4, ठीक है, ये ऐसे कर दें इसको। अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये 4 से 4 कट गया, 4 × 1 = 4 × 1 नीचे का बच गया 1, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट ओवर 2 और यहाँ -1/2। अब फ्रैक्शन के नीचे जो 1 है ना, ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसी है ना, क्योंकि नीचे तो अब ये 4 से 4 कट के 1 बच गया ना, तो बाकी ये हमारे पास है क्या -1/2। अब मज़ीद देखते हैं इनको। अब इसमें एक चीज़ रह गई कि उन्होंने जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो कॉस थीटा है ये उसके अंदर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें जो कॉसिक थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसके बारे में हमने स्टार्ट में एक सीखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन के अलावा, साइन और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसिक, उसके अलावा तमाम वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ये साइन और इसका जो इन्वर्स है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये जो ट्रायंगल बन रही है ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो हमारी कॉस की वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव की होगी, ठीक है ना, वो वैल्यू कॉस की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव की होगी। तो अब कॉस की वैल्यू के साथ आप नेगेटिव का साइन लिखते जाएँ, ये ज़रा मेरे माइंड से निकल गया
क्योंकि जो रिकॉर्डिंग टाइम इस टाइम हो रहा है ना वो रात के 2:45 हैं। तो अब इसमें देखें कि ये तो नेगेटिव, ये स्क्वायर के साथ ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये बाहर वाला जो नेगेटिव है ना ये साथ साथ आता जाएगा ऐसे। अब जब ये इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और 3 स्क्वायर रूट को अंडर रूट को 1 से किया तो 3 अंडर रूट, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 4। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। इसकी मैं दोबारा से ज़रा वजाहत करता जा रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि ये जिसका वो बता रहे थे ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा ना, साइन थीटा के अलावा बाकी तमाम की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो जब हमने सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने देखा कि इसमें तो कॉज की वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो जो कॉज की वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू है, जैसे √3/2 था ना, इसके साथ नेगेटिव हमने ना लगाना है, क्योंकि उन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसको आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ़ tan थीटा या टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1 है एंड टर्मिनल रे, यानी जो एंगल उसका है वो कहाँ पे है, उसका जो एंगल एंड हो रहा है ऑफ थीटा इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो थीटा की जो बाकी रेशियोज है ना वो भी हमने मालूम करनी है। अब इसमें देखें कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि tan जो है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। ये क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो tan की है ना, यहाँ तो पहले क्वाड्रेंट में तो तमाम ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे भी नहीं है। सेकंड में उन्होंने कह दिया कि सेकंड में भी नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी नहीं है। थर्ड में जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे tan की वैल्यू वैसे जो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर ये कहाँ पे होगा, तो ये वाला एक रहेगा, यहाँ पे tan की वैल्यू जो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है, इसमें कॉज और इसका जो इन्वर्स है उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये यहाँ पे है। तो आइए अब इसके मुताबिक हम पहले तो एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है ना, जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है ना। तो जो tan होता है ये किसके इक्वल होता है, तो इसमें जो -1 का रेसिप्रोकल है वो भी -1 ही होता है। तो ये आप कभी भी इस तरह का बाद ऑफ MCQs में भी आ जाता है